आज हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी बुक क्षितिज उसने पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, बनारस जिसे कहते हैं। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वो पढ़े और स्थितियाँ उनकी अनुकूल ना रही, अनुकूल मतलब फेवरेबल नहीं रही, इसीलिए 8वीं से आगे पढ़ नहीं पाए वहाँ। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया और हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। प्रसाद जी का निधन 1937 में हुआ। अब देखिए, आत्मकथ्य यह जो कविता है, यह कविता आत्मकथा से संबंधित है। आत्मकथ्य यानी कि आत्मकथा, जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। सभी चाहते हैं कि उनके जीवन की झांकी सभी लोगों तक पहुंचे ताकि वो लोग खूब नामी इंसान बन जाएं, नामचीन हो जाएं, ताकि उनका महानता देश दुनिया तक पहुंचे। तो जयशंकर प्रसाद वे उन लोगों में से नहीं थे जो चाहते थे कि मेरा जीवन का परिचय, मेरा जीवनी लिखा जाए या फिर मैं खुद ही अपना जीवन का आत्मकथा मैं खुद ही लिख डालूं। ऐसे नहीं थे वो। कुछ लोगों उनके नज़दीकी संपर्क में रहने वाले लोगों के उकसाने पर कि प्रसाद जी आप भी अपने जीवन की आत्मकथा लिखिए, उसके जवाब में वो ये कविता लिखते हैं कि मैं क्या आत्मकथा लिखूं। कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप का मतलब होता है भंवरा। यहाँ पर कौन सा भंवरा है? मन रूपी भंवरा, मेरा मन। तो मन रूपी भंवरा यानी मन को एक भंवरे के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुना कर कह जाता है। क्या कहता है? कौन कहानी यह अपनी। कह जाता है कि भाई कौन सी कहानी मैं लिखूं अपनी, मतलब मेरी कहानी में ऐसा क्या बड़ा चीज़ है कि मैं अपनी कहानी लिख डालूं। सचिन तेंदुलकर के जीवन में बहुत बड़ी कहानी है, महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में बहुत बड़ी कहानी है। ऐसे महान लोगों की कहानियों के ऊपर फिल्में बनी हैं, ऐसे लोगों पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी जाती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर कहानी लिखी जाती है ना। उन्होंने अपना आत्मकथा लिखा है, विंग्स ऑफ फायर। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मन रूपी भंवरा मेरा अंदर से आवाज़ कर रहा है, गुनगुना कर कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मेरी कहानी में ऐसी कौन सी बात है कि मैं अपनी कहानी को लिखूं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मुरझाकर, भाई जब जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रहता है, जीवन जब अंत की ओर जा रहा होता है और जीवन में प्रतिकूलताएं होती हैं, अनुकूलता नहीं बल्कि प्रतिकूलता, जैसा हमने सोचा वैसा जीवन में हुआ नहीं, तो ऐसा जीवन को क्या कहेंगे? मुरझाया हुआ जीवन। तो मेरा जीवन मुरझाया हुआ है और मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो। हमारे जीवन में तो दुखी, उदास, निर्जन जीवन ऐसा लग रहा है जैसे उजड़ा हुआ पेड़ है जिस पेड़ की सारी पत्तियां गिर गई हों, है ना। अगर कल्पना करें हम लोग, एक और ऐसा पेड़ हो जो हरा भरा हो, हरियाली हो, और एक और ऐसा पेड़ हो जो एकदम उदास ठूंठ की तरह खड़ा है, एक भी डाली पर एक भी पत्ती नहीं है, तो ऐसा पत्थर उजाड़ सा दिख रहा होगा, बेजान सा दिख रहा होगा। तो वैसा ही मेरा जीवन है। देखो मेरे जीवन में मुरझाकर सारी पत्तियां गिर रही हैं, देखो कितनी घनी गिर रही हैं। घनी मतलब कितनी बड़ी संख्या में मेरे जीवन की सारी पत्तियां झड़ जा रही हैं, मतलब जीवन की सारी खुशियां, जीवन की सारी हलचल, सारा खुशहाली अब सब झड़ चुका है, उसमें कुछ बताने वाला चीज़ ही नहीं है। क्या बताएं? उदासी, उदासीनता, दुख के अलावा और बताने लायक कुछ है ही नहीं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर, गंभीर का मतलब गहराई से, गंभीरता मतलब गहराई। इस गंभीर अनंत नीलिमा, नीलिमा मतलब आकाश, आकाश का विशेषण दिया है उन्होंने, क्या? अनंत। आकाश कैसा है? अनंत है, लिमिटलेस है। कहाँ से कहाँ तक आकाश फैला हुआ है कुछ पता नहीं चलता है। ये जो गंभीर आकाश है जो कि अनंत है, कितना गहराई है इस आकाश का कोई नहीं जानता। उसमें असंख्य जीवन इतिहास, उस आकाश के नीचे असंख्य लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, और उसमें न जाने कितने लोग, महान महान लोग हैं जिनका महान इतिहास है।
असंख्य जीवन का इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब ये लोग जो हैं, जिनकी बात बता रहे हैं कवि कि नीले आकाश के नीचे करोड़ों अरबों लोग हैं, ये करोड़ों अरबों लोग, यह लो मतलब यह लोग करते ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं भाई ये असंख्य करोड़ों लोग? अपना व्यंग मलिन उपहास। ये लोग अपनी जीवनी लिख करके क्या कर लेते हैं? अपना ही मलिन उपहास कर लेते हैं। मलिन का मतलब मैला, यानी अपने जीवन की गंदगी दिखा देते हैं, अपने जीवन को बदनाम कर देते हैं। क्या करके? अपनी आत्मकथा लिख के। संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, ना जाने क्या खूबसूरती उनको दिखती है अपने जीवन में। आजकल ब्लॉगर्स लोगों को देखे हो भाई, चलो मान लो जिसके पास कुछ दिखाने लायक है दिखा रहा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो दिखा रहा है, देखिए मेरी झोपड़ी का एक बांस टूट गया है, अब हम इस बांस को कैसे रस्सी से बांध रहे हैं, रस्सी खरीदने का पैसा तो मेरे पास है नहीं, अब जा रहे हैं किसी से यहाँ मांग के ले आ रहे हैं, और ऐसा ऐसा ब्लॉग बनाता है, अपना जीवन का उपहास करवाता है लोग। तो इस नीले आसमान के नीचे असंख्य लोग हैं, और वो असंख्य लोग क्या करते हैं? अपने जीवन का परिचय लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, और करके अपना मलिन उपहास करवाते हैं, यानी अपने जीवन की बुराइयों को सबके सामने उजागर करके अपना ही परिहास करवाते हैं, अपना ही मजाक उड़वाते हैं लोगों से। समझ में आया? 4 लाइन। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब भी, तब भी मतलब समझ गए ना मैं क्यों नहीं कहना चाहता? क्योंकि असंख्य लोगों की तरह मेरा भी कहीं मजाक ना उड़ जाए। लोगों का तो मजाक उड़ ही रहा है, कितने बेवकूफ़ लोग हैं, अपना मजाक खुद उड़वाते हैं, अपने जीवन का दुर्बलता, गंदगी, बुराई दिखाकर लोगों के सामने। तब भी कहते हो, ये जानते हो फिर भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। मेरे जीवन में भी तो कमजोरियां रही होगी। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। ठीक है ना? तुम सुनकर सुख पाओगे। क्या मेरे इस कहानी को सुनकर, कौन सी कहानी जिसमें मेरी बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, मेरी बहुत सारी परेशानियां हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं ज़िंदगी में जो मैंने फेस किया है, और मेरी कमज़ोरियाँ, जब उसके बारे में मैं तुमको आत्मकथा लिख कर सुनाऊंगा तो उसे सुनकर क्या तुम सुख पाओगे? तुमको सुख मिलेगा क्या? देखोगे यह गागर रीति। रीति का मतलब खाली, और गागर का मतलब होता है घड़ा, लेकिन यहाँ घड़ा का मतलब क्या है? जीवन। ये जो मेरा जीवन खाली है, जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है, कुछ है तो नहीं बताने लायक। अपनी दुर्बलता बतलाएंगे, अपनी तकलीफें बताएंगे। अब जैसे जयशंकर प्रसाद के जीवन में दुर्बलता क्या था भाई? 8 क्लास तक पढ़े, पढ़कर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल में घर से पढ़ा, तो ये तो उनका दुर्बलता है ना। अब कहीं आत्मकथा में लिखेंगे कि मैं 8 क्लास पास हूँ, तो सारा दुनिया क्या बोलेगा? उसमें से कुछ होंगे जो बड़े इंस्पायर होंगे कि 8 क्लास पढ़कर ऐसा लेवल का हिंदी, और कुछ लोग बोलेगा 8 क्लास पढ़ के साहित्य लिखने चला है, ऐसा बोलेंगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा ना हो, अगर मैं अपना आत्मकथा लिख दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ही खाली करने वाले, तुम ही लोग खाली करने वाले हो इस गागर को। गागर को खाली करने वाले हो मतलब इस गागर का मजाक उड़ाने वाले हो, मेरे जीवन का मजाक उड़ाने वाले। ठीक है ना? मेरी ज़िंदगी के बारे में जब सुनोगे कि मेरा जीवन खाली खाली है, मेरा जीवन उदासीन है, मेरे जीवन में कष्ट और परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, मुश्किलें हैं, सुनोगे, सुनते सुनते ऊब जाओगे। खाली करने वाले यानी मेरे जीवन से ऊब जाने वाले कहानी सुनकर। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अपने को समझो जो मतलब अपने आप को आनंदित करोगे। मेरे परेशानी, आज के समाज में क्या होता है, दूसरे के दुख को सुनकर शायद ही कोई हो जो दुखी हो। अधिकतर क्या होता है, दूसरे को दुख को सुन करके उसका उपहास करता है। तुम अपना दुखड़ा एक दिन सुनाओगे, तुम्हारा मित्र सुनेगा, 2 दिन सुनाओगे, सुनेगा, तीसरा चौथा पांचवा दिन से वो तुमसे मुंह मोड़ेगा और तुम्हारे बारे में लोगों के बीच में बातचीत करके हंसी मजाक उड़ाएगा। आ गया मिस्टर कंप्लेन, आ गया दुखों का पहाड़, अब अपना दुख शुरू करेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, तुम ही लोग हमारा जीवन का खालीपन देखकर उब जाने वाले लोग, अपने को समझो आनंद लोगे। अपने को समझो मतलब खुद ही आनंदित होगे, खूब आनंद मजे करोगे सुन सुन के मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर। मेरा रस ले मतलब
मेरी समस्या तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी? रस, आनंद। मेरी समस्या को सुन सुन के तुम लोग आनंदित होगे, अपनी भरने वाले, और अपना आनंद का झोली भरोगे मेरा समस्या सुनकर। मेरी परेशानी सुनकर तुम खुद आनंदित होगे। कहीं ऐसा ना हो, इस बात का डर है। यह विडंबना अरि सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना, औरों को दिखलाऊं मैं। यह विडंबना, मेरे सामने यह बहुत बड़ी विडंबना है, मुश्किल है, परेशानी है। क्या परेशानी भाई? अरि सरलते, अरि सरलते मतलब मेरी जिंदगी की कहानी तो बड़ी सरल है, बड़ी सीधी सादी भोली भाली सी कहानी है मेरी ज़िंदगी की। तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कितनी बड़ी मुश्किल है मेरे सामने। अपनी ज़िंदगी को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऐ मेरी ज़िंदगी तो कितनी सीधी सादी है, कितनी सरल मासूम है। तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, तेरे बारे में सबको सुनाकर तेरा मजाक उड़ाऊं मैं। भूलें अपनी या प्रवंचना, औरों की दिखलाऊं मैं। भूलें यानी कि हमारी खुद की भूलें, मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी भूलें भी की हैं। भूलें अपनी या प्रवंचना या मुश्किलें, मुसीबतें, औरों को दिखलाऊं मैं। मेरे जीवन की मुश्किलों को, मेरे जीवन की भूलों को दूसरों को दिखलाऊंगा, और दूसरे लोग इसे देखकर हंसेंगे, आनंद लेंगे। मेरी ज़िंदगी तो कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है, छोटी सी है। माना कि उसमें बहुत सारी भूलें मैंने की हैं, माना कि उसमें बहुत सारी मुश्किलें मैंने फेस की हैं, उसके बारे में दूसरों को कहकर तेरी हंसी उड़ाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद थोड़े रसिक हो रहे हैं और अपने जीवन के उस समय का रेफरेंस ले रहे हैं जिस समय में शायद उनकी कोई प्रिया रही हो, कोई प्रेमिका रही हो, प्रेयसी। कहते हैं उज्ज्वल गाथा। मेरे जीवन में भी ऐसा बात नहीं है कि हमेशा ही दुखी और उदास उजड़ापन था, ऐसा नहीं था। मेरा भी जीवन में उज्ज्वलता आया था एक समय, मेरा भी जीवन ब्राइट हुआ था, खूब रोशनी भर गई थी मेरे जीवन में। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? अब मेरे जीवन का ये तो पर्सनल बात है ना, ये तो व्यक्तिगत बात है। तो ऐसे व्यक्तिगत बातों को उन्होंने कहा है उज्ज्वल गाथा। उज्ज्वल मतलब मेरे जीवन में रोशनी भर देने वाला कहानी। कब? जब मेरे जीवन में किसी का आगमन हुआ होगा जिसकी वजह से मैं खूब हंसता था, खिलखिलाता था, आनंदित रहता था। तो वो गाथा, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कैसे गाकर सुनाऊं? मधुर चांदनी रातों की, वो मधुर मीठी मीठी चांदनी रातें, प्यारी प्यारी सी रातें, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उन चांदनी रातों में मैं बैठकर कभी हंसता था, कभी खिलखिलाकर हंसता था, कभी बातें करता था, मीठी मीठी बातें किसी के साथ, अपनी प्रेयसी के साथ, प्रेमिका के साथ। उन बातों को क्या मैं सबके सामने जाहिर करूं? क्या बातें करते थे हम लोग, किस बात पर हंसते थे, किस बात पर खिलखिलाते थे, क्यों करूं? ये तो व्यक्तिगत बात है। तो कहने का मतलब है कि दुख वाला बात भी बोल के हंसी नहीं उड़ाना चाहते हैं और अपना व्यक्तिगत बात भी नहीं बताना चाहते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कोई मेरे जीवन में जब आया तो मैं बहुत खुश हो गया था। किसी के आगमन से मैं जाग उठा था। अचानक मेरी मेरी ज़िंदगी सोई थी और कोई मेरे जीवन में आया तो मैं जाग उठा स्वप्न देखकर, क्या मेरे जीवन में सुख आने वाला है, मेरे जीवन में मेरी प्रेयसी आने वाली है। इस बात का सुख का हमको अनुमान था, वो देखकर मैं जाग उठा। लेकिन कहाँ मिला? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। और वो सुख जिसका मैंने परिकल्पना किया था कि मेरे आलिंगन में आएगा, मेरी बाहों में आएगा, हमने ऐसा सोचा था कि वह सुख को मैं अपनी बाहों में भर लूंगा, वह आते आते रह गया। मुस्कुरा, मुस्कुरा मतलब मुस्कुरा कर जो भाग गया, भाग गया मतलब मेरा वो सुख चला गया हमसे दूर। जीवन में आते आते वो सुख दूर हो गया। यानी यहाँ पर विरह, विरह की वेदना को प्रस्तुत करते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण कपोलों में, जिसके यानी कि उस प्रेयसी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो जो मेरी प्रेयसी थी, जो मेरे जीवन में एक सुख का समाचार बनकर आई,
और आते आते मेरे जीवन से सरक कर चली गई। नहीं आ सकी, वो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जितने समय थी, जितने दिन थी, जिसके अरुण कपोलों, अरुण मतलब होता है लाल, कपोलों मतलब गाल, कपोलों यानी दोनों गालों पर लालिमा छाई रहती थी, शर्म, हेजिटेशन की लालिमा की मत वाली सुंदर छाया में उसी के गालों की लालिमा को चुराकर उसकी स्मृति, सॉरी, अनुरागिनी उषा लेती थी। अनुरागिनी मतलब अनुराग से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई। उषा, उषा यानी सवेरा, उषा यानी किरण, सवेरे का जो किरण है। तो जब सवेरे का किरण होता है, लाल लाल किरण, ऑरेंज किरण, ये किरण सवेरा किससे लेती थी चुराकर? मेरी उस प्रेयसी के गालों से लालिमा को चुरा लेती थी। इतनी प्यारी थी वो। निज सुहाग मधुमाया में, निज यानी खुद के अंदर ले लेती थी ये जो सुबह की किरणें थी। निज सुहाग, सुहाग का मतलब सुगंधित, मधुमाया में, मधुमाया मतलब प्यारा, मीठा। तो दिन, दिन जो होता है सुबह सुबह वो बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही मीठा होता है, ठीक। तो हर दिन सुबह सुबह वो मीठापन, वो प्यारापन, वह लालिमा कहाँ से लेता था? मेरे ही उस प्रेयसी के लाल लाल गालों से चुरा लेता था। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कहते हैं उसकी स्मृति, वह जो प्रेयसी थी, उसकी यादें, उसकी स्मृतियां पाथेय बनी हैं। पाथेय क्या होता है भाई? रास्ते का भोजन। यहाँ कैसे रिलेट करें रास्ते का भोजन? जैसे पुराने ज़माने में जब पथिक लोग होते थे, यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाते थे, तो रास्ते में थक ना जाएं, इसीलिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो ऊर्जा को कैसे लेंगे भाई? तो खाना लेकर चलते थे। खाना टिफिन के डब्बे में रख लिए, या कच्चा खाना ही रख लिए, साग सब्जी सब कच्चा रख लिए, आटा वाटा रख लिए, सत्तू रख लिए, और रास्ते में कहीं पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके अपना बनाए पकाए खाए। उसको बोलते थे पाथेय। तो यहाँ पाथेय का मतलब क्या है? ऊर्जा। उसकी स्मृति, उसकी यादें पाथेय बनी है, उसकी यादें ही मेरी ऊर्जा है आज के जीवन की। आज जो मैं जी रहा हूँ, मेरे जीवन जो चल रहा है, वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उसकी यादों से। थके पथिक की पंथा की, थके हुए पथिकों, थके हुए राहगीरों के रास्ते की, रास्ते का एनर्जी क्या होता है? खाना। तो मेरे इस जीवन के थके हुए जीवन में एनर्जी का काम क्या करता है? उसकी यादें, स्मृतियां। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब होता है वो मोटा सा रजाई, कंथा रजाई। यहाँ कंथा का मतलब है कहानी। तो कंथा कैसे सिलाई किया जाता है? मोटा मोटा रजाई, बीच में कॉटन वगैरह डाल के और उसको सुई से सिल दिया जाता है, खूब मोटा सा रजाई बन जाता है, और उसको लोग ठंड के टाइम में ओढ़ते हैं। तो जब कंथन का सियन उधेड़ेंगे, सिलाई किया हुआ जब सूता को काट काट के उधेड़ेंगे, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? कपास निकलेगा, उसके अंदर से कॉटन निकलेगा। तो यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा जीवन का ये जो कहानी को मैंने सी दिया है, सी के बंद कर दिया, कितना सुंदर लिखा है बताओ। जिंदगी की कहानी को जो मैंने बंद कर दिया है सिलाई करके, अब उसको क्यों सीवन को उधेड़ना चाह रहे हो? उधेड़ कर, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा को, मेरी कहानी की उस रजाई को, सिलन को, सॉरी, मेरी कहानी के रजाई के सियन को उखाड़ कर, तोड़ कर क्या देखना चाहते हो? अंदर क्या देखोगे, क्या पाओगे? कुछ नहीं मिलेगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। छोटा सा मेरा जीवन, इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं हैं, क्या कहूं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कितना अच्छा नहीं रहेगा कि दूसरे लोग अपनी कहानी सुने, सुनाएं, और मैं उनको सुनूं और सुनता सुनता मौन रहूं। अपना बताने का क्या है? मेरे पास तो कुछ है नहीं ऐसा बताने लायक। या तो दुख, परेशानी, चिंता, ये सब है, या तो मेरी प्रेयसी की थोड़ी सी याद है। दोनों को ही मैं उजागर नहीं कर सकता। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। भला तुम सुनकर क्या कर लोगे? मेरा जिंदगी कितना मासूम सा है, मेरा जीवन कितना भोला भाला सा है, प्यारा सा है, उसके बारे में सुनकर तुम क्या ही कर लोगे? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी समय भी नहीं है,
मेरी व्यथा को सुनाने का। अभी समय भी नहीं है मेरे जीवन की कथा को सुनाने का। क्यों? थकी सोई है, इसे सोए रहने दो, उठ जगाओ मत। थक कर सो गई है मेरी जीवन की कथा। किस चीज़ में सो थक किस बात से थक कर सो गई है? मेरी मौन व्यथा, मेरे अंदर का जो मौन मुख, जो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, ऐसा दर्द, व्यथा मतलब दर्द, मेरे जीवन का दर्द थक कर सो गया है। मेरा जीवन थक कर सो गया है, दुख से, उदासी से, परेशानियों से, मुश्किलों से। अभी वक्त भी नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ बताऊं, और सुनकर तुम क्या ही कर लोगे। तो आशा करते हैं समझ में आया।